डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हम अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है मोशन। देखिए बेटा, मोशन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप मोशन वन डायमेंशन बोल दीजिए, वन डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन में, चाहे मोशन आप टू डायमेंशन में बोल दीजिए, एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो सब कंटिन्यूअसली मोशन में है। और मोशन एक रिलेटिव टर्म भी होती है। मोशन एक रिलेटिव टर्म कैसे होती है? सपोज अगर मान लीजिए मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और एक ट्रेन के अंदर मेरे सामने ही कोई बैठा हुआ है, तो हम एक मूविंग ट्रेन में हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब अगर हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव फिनोमिना। तो मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना भी है। लेकिन अगर सपोज कोई ट्रेन के बाहर है और ट्रेन मूव कर रही है तो बाहर वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं मोशन में है। तो इस तरीके से आप देखें तो अगर मान लीजिए कि हमें मोशन को स्टडी करना है तो इसके रिलेटिव अप्रोच को भी समझना पड़ेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोशन क्या होता है। तो मोशन को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इट मीन्स द चेंज इन पोजिशन, the change in position of an object with respect to its surroundings in a given time of interval, that is called motion of an object. ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं, मतलब इस टाइप के हम एक फिनोमिना को बोलते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? फ्लोइंग रिवर, फ्लाइंग बर्ड्स एंड player running in ground। ये सब क्या एग्जाम्पल है मोशन के। तो मोशन आपके पास बेसिकली क्या है कि बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे, तो हम इसको मोशन कह सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना सके, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करें। और मोशन है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि motion of an object is a relative phenomena। यानी कि जो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक रिलेटिव फिनोमिना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बताया ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर किसी ट्रेन के अंदर मूविंग ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं तो ट्रेन तो चल रही है, लेकिन जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बैठे हैं वो दोनों स्टेबल हैं, यानी कि रेस्ट में हैं। तो यानी वो देख रहे हैं कि दोनों हम एक ही फ्रेम में हैं, यानी कि एक ही ट्रेन में हैं, तो हम दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेन से बाहर व्यक्ति बैठा हुआ होगा, मान लीजिए रोड पर, तो वो देख रहा होगा कि वो किस में है, रेस्ट में है, और जबकि वो दो बॉडीज ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो मूव कर रही हैं। तो ये क्या रिलेटिव अप्रोच है, मतलब एक दूसरे को रिलेटिव में हम मोशन चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरा एग्जांपल बहुत सिंपल, अगर आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हो जाएं तो बस स्टैंड पे और मान लीजिए आपके सामने से कोई कार पास हो,
चलती हुई कार अगर पास हो आपके सामने, तो आप देखेंगे कि जो अंदर व्यक्ति कार में बैठा होगा उसे लगेगा कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो आप स्टैंड पर खड़े हैं उसको लग रहा है कि वो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। तो ये क्या एक रिलेटिव अप्रोच है। तो यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए रिलेटिव फिनोमिना है। तो हम बात करते हैं अब मोशन में आगे। अब बेटा मोशन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, मोशन कितने तरीके के होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो मोशन होता है, मोशन कहां कहां पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मोशन हम बेटा एक होता है हमारे पास वन डायमेंशन मोशन, और एक हमारे पास होता है टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। वन डायमेंशन मोशन मीनिंग क्या होता है? मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। जबकि हमारे पास टू डायमेंशन मोशन क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रोड पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर अगर मान लीजिए कि कोई भी एक कार मूव कर रही है, ये v स्पीड से जा रही है, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल मोशन है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मोशन है। और अगर हम बात करते हैं कि टू डायमेंशन मोशन, जैसे सपोज ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस। एक्सिस वाई एक्सिस तो जानते होंगे, एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल में किक मारता है तो फुटबॉल कैसे जाती है? ऐसे जाती है, यानी कि फुटबॉल ये ऐसे जाती है। तो फुटबॉल का जो मोशन है वो किस में है? फुटबॉल का जो मोशन है वो किस में? दो प्लेन में, एक ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, यानी कि उसका मोशन ऐसे भी है और ऐसे भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो मोशन हमारे पास जो सिलेबस में है वो है हमारे पास क्या? वन डायमेंशन मोशन है। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे। तो वन डायमेंशन मोशन, तो वन डायमेंशन मोशन में भी हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? मोशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक। काइनेमेटिक्स और डायनामिक, यानी कि काइनेमेटिक और डायनामिक। काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉज। ये ऐसे लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉज। कॉज का मतलब विदाउट फोर्स, यानी कि जिसमें हम फोर्स की बात ही नहीं करेंगे, तो उस टाइप के मोशन, उस टाइप को हम ब्रांच को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। यानी कि काइनेमेटिक्स क्या हो सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we will study about the motion of an object without any cause। जबकि यहां पे क्या होता है? with cause, यानी कि इसमें फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसमें फोर्स होगा, जबकि इसमें फोर्स, हम इसमें फोर्स नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ फोर्स नहीं होगा, फोर्स होगा, लेकिन हम जितने भी रिलेटिव मोशन के फिनोमेना पढ़ेंगे, जितने भी मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, वो सब विदाउट फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है? काइनेमेटिक्स, और एक क्या है? डायनामिक मोशन। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या आता है कि मोशन में काइनेमेटिक्स की बात करें तो क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। एक मैं चार्ट बना देता हूं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से शायद आपको हेल्प होगी कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपके पास मैं लिख देता हूं।
सबसे पहले मैं लिखता हूं कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इसमें दो, आप इसमें एक चीज पढ़ेंगे क्या, मैंने आपको बताया था, वन डायमेंशन मोशन और एक टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन। ठीक है बेटा, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जबकि इसमें दो पढ़ सकते हैं, एक तो क्या, एक को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और एक क्या क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, जब बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं, और सर्कुलर कैसे होता है, ऐसे कि बॉडी ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करती रहे या ऐसे मूव करती रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन में हम क्या पढ़ेंगे, तीन टर्म पढ़ेंगे, डिस्टेंस और क्या पढ़ेंगे, ये एक टर्म पढ़ेंगे टाइम और एक क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो क्या पढ़ेंगे, स्पीड, और अगर इन दोनों की बात करूंगा तो क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, और स्पीड में भी दो पढ़ेंगे, एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी में भी क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये हम इसमें कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे आगे। और फिर तीसरी टर्म एक और पढ़ेंगे, वो क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है वो, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी दो पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास चार्ट है जो हमें इसको पढ़ना है, ये आपके पास ध्यान से देखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं खाली काइनेमेटिक्स का चार्ट बना देता हूं, मतलब कि वन मोशन का, काइनेमेटिक्स में किसका, वन डायमेंशन मोशन। क्या पढ़ेंगे वन डायमेंशन मोशन में, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ेंगे। जब डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे तो एक नई क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पीड। इसमें भी स्पीड में भी दो चीज पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे जब इन दोनों की बात करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में भी दो पार्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक न्यू टर्म और पढ़ेंगे, क्या, वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम की बात करता हूँ, किसके, टाइम की और वेलोसिटी की, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको मिलाकर यहाँ ऐसे, तो एक आएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में दो आएंगे, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आपके पास आएगा। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या आएंगे, न्यूमेरिकल। क्या आएंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी हमारे पास दो टाइप के आएंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास आएंगे ग्राफ बेस्ड, और एक आएंगे थ्योरी बेस्ड। ग्राफ बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, और एक और आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस बेस। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में केवल ये दोनों है, ग्राफ बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। कैलकुलस बेस
नहीं है। तो ये चार्ट हमें को आपको लिखना है, नोट करना है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। दोबारा देख लीजिए। वन डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और टाइम से बात करेंगे तो स्पीड आएगी। स्पीड भी दो टाइप की होगी, एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड। डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलेंगे तो वेलोसिटी बनेगी। वेलोसिटी से दबाएंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अगर टाइम और वेलोसिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन भी दबाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में तीन आएंगे, एक ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, एक थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल और एक कैलकुलस बेस। कैलकुलस बेस आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे ये सिलेबस खत्म होगा तो इसको भी हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, डोंट वरी। चलिए अब आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दो चीजें समझा रहा हूं। वो क्या है, हमारे पास कुछ स्पेशल केस में कुछ एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो वो पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मोशन से रिलेटेड है, तो तभी हमें मोशन थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं यहाँ आपको कुछ थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी है, आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की जो हम कैसे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम तो बिना डायरेक्शन के लेते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायरेक्शन के साथ नाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे कोई बोले कि मास, तो मास क्या है? मास को आप क्या बोलते हो कि 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, कुछ भी बोल सकते हो। ये थोड़ी बोलते हो कि 5 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में या 5 किलोग्राम नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्शन के साथ बोली जाती है। जैसे आपसे कोई बोलने लगे कि आप चलती हुई कार देखें और आप बोले कि ये कार तो 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब आपने 20 मीटर प्रति सेकंड भी बोला और डायरेक्शन का भी नाम लिया। तो इसी तरीके से बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपको फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड की गई। पहला क्या है? पहले आपके पास है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी which have only magnitude. ओनली मैग्नीट्यूड मतलब उनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम एंड वॉल्यूम, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो बेटा जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखा डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी। कभी आपने कहीं सुना है कि अगर आप किसी से टाइम पूछते हैं तो आपने बोला किसी से टाइम पूछा और उसने बताया हो आपको कि 2:10 हुए हैं साउथ डायरेक्शन में, कभी ऐसा बोलता है क्या कोई? नहीं बोलता है। इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है, डायरेक्शन नहीं। क्यों? मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है? यहाँ पर उसकी एक डिजिट वैल्यू, जैसे मान लीजिए 2 बज गए, 3 बज गए, तो 2, 3, 4, 5 ये क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है। आपसे कोई बोले मास, ये मार्कर है, आपसे कोई बोले इस मार्कर का मास कितना, तो आप बोलेंगे 20 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम, इस तरीके से बोलेंगे। ये थोड़ी बोलेंगे कि 30 ग्राम इन साउथ डायरेक्शन या इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें केवल डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, तो उनको बोलते हैं ये। इसी तरीके से आप स्पीड को भी क्या बोल सकते हैं? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड में क्या होता है कि आपके पास चलिए तो आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पीड, अब आगे चलते हैं कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलेंगे? दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटी
types of quantity which have direction and as well as magnitude, मतलब जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्शन होती है. जैसे वेलोसिटी, आपसे बोल सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, बिल्कुल वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है. और दूसरा पूछता फोर्स में भी डायरेक्शन होती है कि अगर मैं इस बोर्ड पे इधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मतलब इसका डायरेक्शन इधर ही है मोशन का. तो इसका मतलब कि आपके पास कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर क्वांटिटीज आप ध्यान रखिए जिनमें डायरेक्शन भी हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. जबकि आपके पास स्केलर कैसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखिए पहला ही नाम आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो जब मैं आपको उनकी थ्योरी लिखवाऊंगा तो आपका वहां क्वेश्चन ना उठे, इसी वजह से मुझे दोनों आपको समझाने पड़े. तो चलते हैं आगे. तो आप समझ गए होंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. आपके पास स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्या होती है वो आप समझ गए, वेक्टर क्या होते हैं वो भी आप समझ गए. तो देखिए सबसे पहले मोशन में जो हमारे पास चीजें आती हैं वो क्या आती है? डिस्टेंस ही आती है. डिस्टेंस क्या होता है इसको लिख सकते हैं. इट इज अ पाथ और लेंथ विच इज traveled by a body from one point to another point. Another point is called distance. अब हम समझ सकते हैं it is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. नंबर 2, इट्स यूनिट मीटर. इट्स यूनिट मीटर. और डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. यहां पे एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे डिस्टेंस को. डिस्प्लेसमेंट को कोसाइन नाम दे देंगे. तो डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी वो उसका क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड. क्योंकि मैंने लिखा हुआ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ये आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस. अब बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की. तो ये प्लीज आप जरूर नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करना आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से कीजिए. क्योंकि अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर दोबारा आप बार बार वीडियो चला कर देखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है. तो प्लीज आप इसको कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना लीजिए. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. किसकी बात करते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ. इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस. It is the shortest path of a long distance or length is called displacement. Is called displacement. इस पे कुछ पॉइंट होते हैं. It is a vector quantity
अभी मैं आपको समझाऊंगा दोनों। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, इट कैन बी, वेक्टर जो होता है बेटा उसकी डायरेक्शन तो रिवर्स भी हो सकती है, डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, सॉरी आई एम सॉरी, इट्स यूनिट मीटर। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। किससे बोलते हैं बेटा? एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर दोनों में डिफरेंस आएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन से इजिली देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिस्टेंस में ऑल्सो 4 पॉइंट्स थे। तो ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हमने आपको समझाया। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई जनरली ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन, a particle moves on a circumference of a half circle of radius r. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement. तो ये देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि पार्टिकल ये है आपके पास, एक सर्कल है, हाफ सर्कल है। तो अगर आप देखिए, ये कौन सा पॉइंट है? ए, और ये कौन सा पॉइंट है? बी। और इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना है? आर। तो आप क्या बोल सकते हैं? एक पार्टिकल यहां से यहां जाता है, अगर पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस और एक और मेजर पॉइंट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। जबकि ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, यानी डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर। और डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस है तो आप जानते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पाई आर। सब जानते होंगे। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा हुआ है? पाथ इंडिपेंडेंट एंड इट इज ए स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन? स्टेट। मतलब फंक्शन का मतलब कोई भी एक टर्म, तो ये क्या आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ए से बी पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? ए और बी पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सॉरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ है? 2r। तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r। तो डिस्टेंस कितना हुआ? पाई आर मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गया 2r मीटर। तो ये भी यूनिट दोनों के सेम होगी, मीटर और मीटर। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किधर मूव करें किधर नहीं, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ नेगेटिव लिया जाएगा और कहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करता हूं कि एक मेरे को कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, ये ऐसे है, अगर एरो ऐसे है मतलब कि अगर कोई बॉडी ऐसे जाती है तो ये पॉजिटिव, और अगर ऐसे जाती है तो नेगेटिव, और अगर ऐसे जाती है तो पॉजिटिव, और अगर ऐसे जाती है तो नेगेटिव होगी। मतलब कि अगर राइट साइड में जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाए तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे आए तो नेगेटिव हम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं। ए पार्टिकल moves on a path from one point to another point, ठीक है, another point as shown in figure. Find the distance and displacement from 1 to 2 and 2 to 1। तो अब आप देखिए, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ 1 to 2 और 2 to 1 में। अगर मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम ये दे दिया और डायग्राम में ये पॉइंट 1 है और एक पॉइंट क्या आपके पास 2 है, तो अब आप देखिए सबसे पहले अगर वो पॉइंट 1 से 2 जाएगा यानी कि यहां से यहां जाएगा, और मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी होगी, सॉल्यूशन क्या देखेंगे इसका, डिस्टेंस 1 to 2 कितनी होगी आपके पास 10 मीटर, ठीक है, और 1 to 2, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 1 to 2, वो भी कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें ये होगा 1 to 2 मीटर यानी कि पॉजिटिव में, किसमें होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 1 to 2 का मतलब वो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब जा रहा है, कहां जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जा रहा था। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस 2 to 1, तो आप क्या बोलेंगे 10 मीटर ही बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है और वो उसके डायरेक्शन में नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा 2 to 1, वो क्या होगी। अब आप देखिए पहले गया था 1 से 2, अब 2 से 1 आ रहा है, यानी कि वो इधर से इधर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो मैं लिखूंगा -10 मीटर, या लिख दूंगा 10 मीटर और लिख दूंगा नेगेटिव और साइन देना, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं यहां से यहां तक, और 2, अब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में यहां देखें तो टोटल अगर मैं होल जर्नी की बात करूं, होल जर्नी डिस्टेंस तो कितनी होगी, डिस्टेंस जो आपके पास आई है वो आई है कितनी 20 मीटर, कितने है बेटा 20 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सिंपल ऐड हो जाएंगी 10 + 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 10, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 10 - 10 क्या होगा 0 आंसर। तो डिस्टेंस कितना हुआ 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। ये आपके पास अगर क्वेश्चन समझ आया होगा तो, लेकिन अभी हम और भी एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं 1-2 एग्जांपल और लेकर। देखिए नेक्स्ट, ए पार्टिकल
is thrown vertically upward from the ground, ठीक है, from the ground up to a height 40 meter. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement. ठीक है बेटा, find the distance and displacement when particle come back to इनिशियल पॉइंट बोले तो ग्राउंड है। तो कर सकते हैं आराम से, देखिए ये आपके पास क्या ग्राउंड लेवल है और ये आपके पास क्या हाइट है। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है आपके पास 40 मीटर। तो देखिए ये मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है ए, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं O टू ए डिस्टेंस कितनी होगी 40 O टू ए एंड A टू O वे डिस्टेंस कितनी होगी 40 ही होगी, क्योंकि उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस आपके पास आई 40 प्लस 40 तो कितना है 80 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। O टू A डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, ऊपर की तरफ को क्या होता है पॉजिटिव, तो मैं लिख सकता हूं 40 मीटर और ये क्या होगी पॉजिटिव। उसके बाद A टू O डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 40 मीटर नेगेटिव, तो एक पर डे नेगेटिव, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होल जर्नी, इन होल जर्नी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया जी, क्या आ गया बेटा 0। तो आप इससे भी ये एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो ये कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन और उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। चलिए अब हम आगे की टर्म बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं स्पीड पर। तो स्पीड क्या होती है, एक्चुअली स्पीड किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें ये बताती है कि वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। तो आम भाषा में, लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम ऑफ इंटरवल is called speed, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करें, मतलब टाइम के साथ हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कोरिलेट कर दिया, तो इसलिए नाम यहाँ क्या बन गया स्पीड। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट written as following। देखिए कैसे, स्पीड क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है हम उसको बोलते हैं स्पीड। या आपके पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर,
टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर ही होगी। ठीक है बेटा, आपको बता चुके हैं। और आप जानते हैं स्पीड कैसी होती है, पॉजिटिव, सॉरी डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, टाइम का भी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसलिए स्पीड भी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, थर्ड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी ये नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, और ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए पाथ डिपेंडेंट वैल्यू, इट इज ए पाथ डिपेंडेंट। कैसे बेटा, पाथ डिपेंडेंट, यानी जैसे डिस्टेंस भी पाथ पर डिपेंड करती है, तो ऑब्वियस है कि स्पीड भी कैसे डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन टाइम, ध्यान रखना, टाइम पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपके पास क्या है, स्पीड, हमने जो आपको बताया, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब स्पीड के बाद हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया है कि स्पीड, दो टर्म लिखवाए, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज की। तो चलते हैं स्पीड की बात करें, तो स्पीड में हमने आपको बताई थी दो, एक एवरेज और एक क्या बताए थे, इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in given a total time interval, is called average speed। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ध्यान रखना, ये बात, एक तो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात किसको है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोर्ड पे जाके काम है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वाले डायग्राम प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते थोड़ा आगे, तो बात करते हुए एवरेज स्पीड की बात करते हैं, किसकी, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, लेट ए कार goes to from one point to another point, in time t1 with speed v1, comma traveled a distance s1। ठीक है बेटा, ट्रेवल डिस्टेंस s1। नाउ कार come back from come back to initial point in time t2 with speed v2 and travels a distance
देखिए एक कार जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, अगर कोई कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो मान लिया वो मैंने t1 टाइम में v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। अब मान लीजिए वो वापस आती है अपने इनिशियल पॉइंट पर, कितने टाइम में, t2 टाइम में, कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से, और s1 कितना ट्रेवल करती है, और s1 कितना ट्रेवल करती है आपके पास, s2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हमने मान लिया। वैसे तो हम लिख लें कम बैक टू इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, s1 s2 बराबर होंगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर s1 इक्वल s2, ये बराबर होंगे। चलो वो वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, बिकॉज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड ऐसे लिख देना, एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2, ये आपके पास s1 प्लस s2, ठीक है, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। एक काम करते हैं, चलिए अगर मैं इसको इक्वल रख देता हूँ, और s1 s2 किसके है, अब लिख देंगे बिकॉज s1 s2 क्या है, बराबर है, तो आप लिख सकते हैं VAVG इक्वल्स टू 2s1 अपॉन, क्योंकि s1 s2 बराबर है तो लिख देंगे t1 प्लस t2, ये आपके पास इक्वेशन आती है, ठीक है बेटा। ओके, चलते हैं अब आगे की तरफ, कैसे और देख सकते हैं ऐसे। कंडीशन ले लेते हैं, इफ s1 s2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो VAVG इक्वल s1 प्लस s2 और अपन में कितना हुआ t1 प्लस t2। अभी तो आप जानते हो बिकॉज डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड v2 का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, s2 अपॉन t2। तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से t2 की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, तो VAVG कितना आ जाएगा, s1 प्लस s2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2, ये आपके पास। अब कंडीशन दोबारा पुट कर दीजिए, इफ s1 किसके बराबर आता है, s2 के, तो आप लिख दीजिए VAVG इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा 2s1 और अपन में यहाँ से s1 को माना जाएगा, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s1 से s1 कैंसिल, तो आपके पास ये आएगा VAVG इक्वल कितना आ जाएगा 2 अपॉन में, ये क्या आ जाएगा एलसीएम v1 v2 और v1 प्लस v2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये VAVG इक्वल कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपके पास आ जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये अलग हो गया, ये अलग